हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास बाय हनु। यूपीएससी का इतना भयावह पेपर देने के बाद बहुत समय तक कोई वीडियो नहीं बनाई, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टू मेक अ सीरीज़ ऑन सोशोलॉजी बिकॉज दैट्स माई ऑप्शनल। एंड जो वो लोग होते हैं ना कि जिनका कोई ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं होता, स्पेशली क्योंकि जैसे मेरा नहीं है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली सोशोलॉजी समझने में। एंड कोई पढ़ा भी दे तो भी ऐसा लगता था कि ये पता नहीं क्या भारी भारी नाम फेंक रहे हैं, कुछ इसका क्रक्स नहीं समझ आ रहा है कि अगर अपने आप लिखने को कुछ बोल दिया जाए तो क्या लिखा जाएगा मतलब। एंड जैसा आजकल यूपीएससी का पेपर आया है और आगे कैसा आएगा उससे तो अनसर्टनिटी और बढ़ गई है। सो ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द सीरीज़, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि हम बेसिक क्रक्स में समझें, पहले तो अपने दिमाग में बिठाएं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये नहीं बस ब्लाइंडली कुछ भी भारी भारी नोट्स पढ़ने लग गए और फिर उसमें 10-12 कीवर्ड्स मेंशन है तो बस ये वहाँ पे फेंक के आ गए कि कुछ तो दे ही देगा एग्जामिनर, बिकॉज सर्टनली आई डोंट थिंक दैट्स गोना वर्क एनी मोर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस पढ़ना, पेपर 1 का, पेपर 2 का। अभी मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रही कि पेपर में 10 मार्कर्स आते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं और वो सब उसमें नहीं जाते, बिकॉज यू नेवर नो। अब वो भी वो से भी बदल सकते हैं जब वो एथिक्स दे सकते हैं प्रीलिम्स में तो कुछ भी संभव है। सो लेट्स नॉट गो देयर। इतना तो पता ही है ना कि 10 मार्कर्स आते हैं, 15 मार्कर्स आते हैं, तो उसके अंदर फिर पेज के हिसाब से आपको लिखना होता है 2 पेज या 3 पेज, ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं सिलेबस, या सबसे पहले फॉर दैट मैटर लेट मी टॉक अबाउट व्हाट इज़ सोशोलॉजी। तो सोशोलॉजी है क्या? सोसाइटी की स्टडी। क्यों करें हम सोसाइटी की स्टडी, हमें क्या पढ़ी है? सो इसका ये पूरी स्टोरी कहाँ से डेवलप होती है, लेट मी गिव यू सम ब्रीफ ऑन दैट। तो जब बहुत पुराने ज़माने की बात है, अभी मैं एकदम लेमैन भाषा में तुम्हें समझा रही हूँ, फिर उसके बाद तुम इसमें एनलाइटनमेंट, डार्क एजेस, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सब भारी चीज़ें फिट कर लेना, बट एकदम रफ़ या एकदम जैसे कहते हैं एकदम रॉ भाषा में समझो तो बहुत पुराने ज़माने की बात है जहाँ पर बहुत पिछड़ा हुआ ज़माना था, सब चर्च वगैरह के हिसाब से ही चलता था, ठीक है। कोई साइंटिफिक बातें नहीं होती थी, ये सब दुनिया अपनी चल रही थी, लोगों को लग रहा था यही ठीक है, ऐसे ही होता है, सब कुछ सही है। फिर आती है रीज़न की एज, फिर इंडिविजुअलिज्म की बातें आती है, रेडिकल चेंज होने लगता है ट्रेडिशन से, साइंस की बातें होने लगी, न्यूटन आ गया, गैलीलियो आ गया, ये सब मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट जैसे जैसे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे वो बढ़ने लगता है वैसे वैसे लोग समझते हैं कि जैसे जो चलो फिज़िकल मैटर जैसे कि ये जो हमारे आसपास अर्थ, जैसे ये ग्रेविटी हो गई और ये सब जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम साइंस के लेंस से देख रहे हैं, तो क्यों ना अपने चुल को मिटाने के लिए हम ह्यूमन अफेयर्स को भी सोशोलॉजी के ह्यूमन अफेयर्स में भी इन कॉन्सेप्ट्स को फिट करा जाए। तो क्या समझे तुम कि जो साइंस की चीज़ें थी, यानी जो हमारे लॉज थे A+B=C, या फिर इक्वेशंस, या फिर इस चीज़ से यही चीज़ होती है, ये जो कॉजल रिलेशनशिप्स हैं इनको हम ह्यूमन रिलेशंस पे भी फिट कर देते हैं। तो इसी को ही फिर वो पॉजिटिविज़म और ये सब बातें हो जाती हैं कि साइंटिफिक स्टडी करना। तो ये इनलाइटनमेंट की एज आने लगी, रेनेसां जिसको फिर बोलने लगते हैं, इंटेलेक्चुअलिज़म बढ़ने लग गया देश दुनिया में। तो ये सब बातें स्टार्ट हो रही थी पहले यूरोप में, फिर फैलता चला गया सब कुछ। तो मटीरियल कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं कि मटीरियल कंडीशंस बदलने लग गई। मटीरियल कंडीशंस यानी कि जैसे वो अपना लाइवलीहुड कमा रहे थे, दैट स्टार्टेड चेंजिंग। तो ये सब बातें होने लगी। तो अब जब भी आप देखते हो ना, जैसे आप नॉर्मल उसमें समझो, जब आपके घर में पहले होता है बच्चे छोटे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, जैसे जब वो नौकरी पे जाने लगते हैं तो घर के डायनेमिक्स नहीं बदल जाते, और फिर बड़े लोग ऐसे ताना नहीं देते कि अब ये बड़े हो गए, अपना पैसा कमाने लगे हैं तो हमारी नहीं सुनते, समथिंग लाइक दैट। तो अब उस तरह से समझो कि जब मटीरियल कंडीशंस बदलने लगी तो नॉन मटीरियल कंडीशंस, यानी फैमिली का सेटअप, लोगों के आपस के रिलेशंस, अपनी उनकी खुद की मेंटल हेल्थ, उनकी खुद की परसेप्शन की पावर, कि वो आसपास की दुनिया को कैसे देखते हैं, वो सब भी बदलने लग गया। तो इसको बोलते हैं कि change in material conditions caused to change in the non-material conditions। तो अब जब ये सब चीज़ें मतलब बिगड़ने लगी हैं, बदलाव होने लगा, तो लोगों को लगा कि मतलब हम इन सब चेंजेस से कैसे एडजस्ट करें। वो चेंजेस क्या हो रहे थे कि पहले तो सब
इकट्ठे मिलकर रहते, अब जैसे इकट्ठे मिलकर रहते थे, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने लग गया, लोग काम पर जाने लग गए, फैमिलीज़ छोटी होने लग गई, फैमिलीज़ में लड़ाइयाँ होने लग गई बिकॉज काम का इतना प्रेशर होने लगा। तो ऐसे सब इनकम्स तो बढ़ने लगी, पर फिर इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन जैसे आप इंडिया के उसमें समझो, वैसे जैसे पहले गाँव में रहते थे, कम होता था खाने को, बट खाना पीना सब कुछ बहुत प्योर होता था। अब सिटीज़ में आ गए हैं, कहने को लाखों में इनकम हो सकती है, फिर भी कितने छोटे छोटे से घर हैं। फ्रूट्स खा लोगे तो पेस्टिसाइड निकल जाएगा कि कुछ और ही हो जाएगा, तो मैं तरबूज खाओगे कुछ और हो जाएगा, या फिर मैंगो खा लिया वो उस पर कुछ प्रिजर्वेटिव्स मतलब सॉरी फूड राइटनिंग के लिए कुछ कुछ चीज़ें उस पर लगा रखी होंगी, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। मतलब लाइफ बहुत कहने को अमीर हो गए, बट एक तरह से नहीं भी। तो ये सब जो ऐसे अजीब से चेंजेस आने लगे ना, तो उस समय भी ऐसा उन्होंने देखा कि फैमिलीज़ टूट रही हैं, रिलेशंस टूट रहे हैं, ये सब मतलब हो क्या रहा है, एकदम स्लम्स जैसा कल्चर आ रहा है। तो इस सब को समझने के लिए फिर लोगों ने कहा कि हम पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि हमें ना कुछ इन सब फिनोमेना को पहले थोड़ा लिख कर पढ़ना चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है, या ये अब ये मतलब ह्यूमन रिलेशंस ऐसे बदल क्यों रहे हैं, सोसाइटी पूरी ऐसी बदल क्यों रही है, नॉट वन पर्टिकुलर रिलेशन, पूरी सोसाइटी में इतना बदलाव क्यों आ रहा है। इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि इट इज़ अ बुक ऑफ नॉलेज ऑफ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी, तो इट्स अ बुक ऑफ नॉलेज सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सोसाइटी। तो ये हो गई एक बात। अब तो इसके लिए, अब इसको पढ़ने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोग लगेंगे। वही पढ़े लिखे लोग हैं हमारे थिंकर्स, जैसे कार्ल मार्क्स हो गए, या फिर EMGH मीड, दर्कहाइम, वेबर, ये सब जो है, ये हैं वो पढ़े लिखे लोग जो आए, अलग अलग थ्योरीज फेंकी उन्होंने कि शायद इस वजह से इसलिए ये बदलाव हो रहा है, शायद इस वजह से ये बदलाव हो रहा है, शायद हम ऐसा कर रहे हैं ना इसलिए ऐसा हो रहा है। मतलब वो ये सब अपनी तीन तिगड़ा मुँह बिठाने लगे, ठीक है। अब वो पढ़े लिखे लोग जब पढ़ने आते हैं, तो सबसे पहले ये हो गया, सोशल चेंजेस आने लगे, यूरोप में आने लगे। अब आप सिलेबस पे ध्यान देते चलो साथ साथ, ठीक है। एक सेकेंड। सोशल चेंजेस आने लगे, यूरोप में आने लगे। फिर जब वो ये सब चेंजेस आने लगे तो पढ़े लिखे लोग आ गए। कौन थे वो पढ़े लिखे लोग? ये हैं थिंकर्स। इतना लाइट क्यों चल रही है? ये हैं थिंकर्स, ठीक है। फिर जब ये थिंकर्स आ गए, थिंकर्स के मैंने नाम बता दिया। अब थिंकर्स आए, पढ़ाई करेंगे, वो बताएंगे, कुछ कुछ अपना लॉजिक लगाएंगे, कुछ रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च करने के लिए कुछ उनको लगेंगे तरीके, तो साइंटिफिक मेथड्स या फिर नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज़, या फिर जब वो रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने लिए क्या करना पड़ता है? डेटा इकट्ठा करना पड़ता है। तो डेटा कैसे इकट्ठा करा जाएगा? क्वालिटेटिव तरीका होगा या क्वांटिटेटिव होगा? अब चलो डेटा जमा भी कर लिया, फिर उसके ऊपर हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, वेरिएबल, सैम्पलिंग, ये सब चीज़ें, ये जो मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ ना, हमें यही नहीं पता होती हैं, इसलिए हम उन सब किताबों के सागर में डूब जाते हैं और हमें कुछ नहीं समझ आता, और फिर हमारे सिर पे एग्ज़ाम आके खड़ा हो जाता है। तो ये थिंकर्स की बात हो गई। साइंटिफिक मेथड्स मैंने बता दिए, शुरू की बातें मैंने बता दी। अब तो हम यहाँ तक चौथे तक समझ गए हम कि कहानी कैसे डेवलप हुई। पहले कुछ बहुत बदलाव आने लगा सोसाइटी में, यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और ये सब बड़ी बड़ी बातें आने लग गई। कहाँ सब कुछ हाथ से होता था, मशीनें आने लग गई। अब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होने लग गई एंड अर्बनाइजेशन और ये सब, मतलब सब कुछ बदलाव होने लग गया। फिर उसके लिए लोगों को लगा कि अब हमें इसे पढ़ना चाहिए, इसे एनालाइज करना चाहिए, तो थिंकर्स आ गए। फिर आया कि थिंकर्स अब आ चुके हैं, तो अब सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन कैसे किया जाए, उसको साइंस की तरह पढ़ा जाए। साइंस यानी कि ये जो हमारे वैसे लॉज हैं, फिज़िकल लॉज हैं, उस हिसाब से पढ़ा जाए। कि क्योंकि आप देखो, जब भी हम किसी बंदे के बारे में बात करते हैं, हम कैसे बोलते हैं? हो भी सकता है ऐसा बोल दे, नहीं भी हो सकता है ऐसा ना बोले, डिपेंड करता है ना। क्या विच इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड कि डिपेंड करता है, यानी कि हम कुछ भी क्लियर नहीं बोल पाते कि ये बंदा ऐसे ही रिएक्ट करेगा। वेयर एज जब आप किसी साइंटिफिक रिएक्शन की बात करते हो, जैसे लोहे को आप उस पर उसे बाहर रखोगे, उस पर पानी लगता रहेगा तो तय है कि उस पर रस्ट होना ही। अगर आपने उस पर कुछ पेंट वेंट नहीं करा रखा है तो ये तो रस्ट होगा, ये तय है। लोहे पे डिपेंड करता है ऐसा नहीं है। एक हद को आप ये बोल सकते हो कि हाँ
कम लगा पानी तो कम जंग लगा, ये सब आप फिर भी बोल सकते हो, बट ये तो तय है ना कि रस्ट लगेगा ही, ठीक है, लोहे पे डिपेंड करता है, ऐसे तो नहीं बोलते। बट इन द केस ऑफ सोसाइटी, इन द केस ऑफ पीपल, इन द केस ऑफ पर्सन्स, वहाँ हम बोल देते हैं कि डिपेंड करता है। सो एवरी पर्सन विल नॉट रिएक्ट इन द सेम वे, सिमिलरली एवरी सोसाइटी विल नॉट रिएक्ट इन द सेम वे। इसीलिए जब हम यहीं से, चलो मैं आपको आगे की बात बता दूं, जब हम बात करते हैं कि जो यूरोपियन सोसाइटीज़ जैसे एक्ट करती हैं, तो वही फॉर्मूले ये यूरोपियन थिंकर्स इंडिया पे लगा के अलग अलग अलूल जलूल अपने कुछ वो देने लगते थे, मतलब नेगेटिव कॉनोटेशन में इंडिया को दिखाने लगते थे। अंग्रेज़ों के समय पे वैसे जैसे होता नहीं था। सो फिर आता है कि नहीं, इंडिया में अपने तरह की फॉर्मूले, अपनी तरह की मतलब थ्योरीज अप्लाई होंगी। मैं बहुत ही आपको ऐसे लेमैन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, सो जस्ट आई एम रियली सॉरी इफ़ एनीबडी फाइंड्स दिस कंट्रोवर्शियल, बट बस दिमाग में बिठाने के लिए, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरा कोई किसी की भावनाओं को आहत करने का कोई मेरा इरादा नहीं है। हाँ, कमिंग बैक, तो इसीलिए अब हम इसको साइंस की तरह पढ़ें, सोशियोलॉजी एज अ साइंस, या फिर हम इसको साइंस की तरह ना पढ़ें, या फिर क्या कम्प्लीटली साइंस की तरह पढ़ें, कम्प्लीटली साइंस की तरह ना पढ़ें, या फिर कुछ साइंस की तरह पढ़ लें, कुछ साइंस की तरह ना पढ़ें। यही बात एक सिंथेसिस जो आता है वो ये है कि आप जिस तरह डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो आप साइंटिफिक तरीक़ों से करो, उसमें आप कोई बायस मत रखो कि मैं इस पर्टिकुलर कास्ट का हूँ, तो अगर मैं कोई ऐसा डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ जिससे ऐसी पॉसिबिलिटी है कि बाद में ऐसा इन्फ्रेंस निकाला जाएगा कि ये कास्ट के लोग ज़्यादा क्राइम करते हैं या कुछ मतलब नेगेटिव होगा, तो ऐसा करता हूँ कि मैं डेटा को ना मैनिपुलेट कर देता हूँ या मैं कुछ और कर देता हूँ। तो ऐसा ये सब हरकतें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप डेटा कलेक्ट करते वक्त बनो साइंटिफिक, यानी कि क्या बनो, आप बनो, द कीवर्ड हियर इज़ कि आप बनो ऑब्जेक्टिव। बट जब आपने अब डेटा जमा कर लिया, वो सब हो गया, अब जब आप डेटा जमा करने के बाद उससे इन्फ्रेंसेस निकाल रहे हो, सो इन दैट यू कैन नॉट बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव। उसमें आपको और फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे कि वहाँ की सोसाइटी का पूरा कंटेक्स्ट क्या है, क्या उनकी हिस्ट्री रही, क्या वहाँ का मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट है, ये सब चीज़ें हैं। जब इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता तभी बोला जाता है दैट देयर इज़ अ डिसोनेंस, यानी कि जो आप बोल रहे हैं, जो आपके रिज़ल्ट हैं और जो एक्चुअल में ग्राउंड पे रियलिटी है, वो दोनों में तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो ये हमने बात कर ली सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी एज अ साइंस की, रिसर्च मेथड्स की। कुछ पढ़े लिखे लोग आते हैं, फिर वो ना कुछ इन्होंने बहुत, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे ये, ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे की कॉन्सेप्ट्स दिए, बट हम कुछ स्पेसिफिक की बात करते हैं। जैसे समझ लो मैथ्स में नहीं होता, कहने को कितने सारे फंक्शंस हैं कि आइडेंटिटीज़ कितनी होती हैं ट्रिग्नोमेट्री में, या फिर मेंसुरेशन में कितने फॉर्मूले होते हैं, सब कुछ होता है, बट एट द एंड जब कुछ भी आपको करना होता है तो प्लस माइनस पे तो आना ही पड़ता है ना, इन सम और दी अदर वे डिवीजन पे तो आना ही पड़ता है। उसी हिसाब से ये इनके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं। इन्होंने और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स दिए, बट अगर आपको ये बेसिक पता है ना तो आप निकाल ले जाओगे। जैसे कि अब मैं अभी डिटेल में नहीं जा रही हूँ, बट आप बेसिक समझने की कोशिश करो। कार्ल मार्क्स की जैसे बात हो रही है, कार्ल मार्क्स बहुत ही मतलब लड़ाके आदमी थे। वो बात करते थे कि कैपिटलिज्म बहुत जो है कैपिटलिज्म बहुत बुरी चीज़ है, ऑल वर्कर्स शुड यूनाइट, दे हैव नथिंग टू लूज बट देयर चेन्स। और इनके दोस्त थे फ्रेडरिक एंगल्स, जिनके साथ मिलके इन्होंने फिर बुक भी लिखी थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। बहुत छोटी बुक है वो, आई थिंक आई हैव रेड इट, मुझे याद है उसका रेड कलर का कवर था, एंड देन ही रोड दैट बुक। उन दोनों ने मिलके वो बुक लिखी थी, एंड मे बी आफ्टर ही डाइड फिर उनके फ्रेंड ने वो पब्लिश करवाई, ऐसी कुछ कहानी है। खैर, सो इन दैट बुक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये उनकी एक तो बुक है। खैर, फिर अब हम आते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। अब जैसे ये शब्द पढ़ लेते हैं हम हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, हमें लगता है भाई क्या हो गया, ये क्या लिखा है। हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म दो शब्दों से मिला है, क्या बना है, हिस्टोरिकल, दूसरा मटीरियलिज्म। अभी मैंने मटीरियलिज्म, नॉन मटीरियल कंडीशंस की बात की, तो मटीरियलिज्म यहाँ बात हो रही है। फिर यहीं से वो चीज़ें निकल आएंगी, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि वो लोग कैसे अपना जो है जीवन निर्वाह कर रहे थे, कैसे उनकी आमदनी थी। हिस्टोरिकल मतलब हिस्टोरिकली हाउ डिड इट इवॉल्व, कैसे पहले हंटर गैदरर हुए,
फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर पे बात पहुंची, फिर मशीनों पे बात पहुंच गई, अभी प्रेजेंट डे पे हम कितना ज़्यादा सर्विस सेक्टर पे पहुंच चुके हैं. सो दैट इज़ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, कि कैसे इट हैज़ इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मैंने देखा है बहुत जगह बहुत भारी भारी बातें लिखी होती हैं इस सब के बारे में. बेसिक वो सब कहानियाँ आप तभी लिख पाओगे जब व्हेन यू नो द बेसिक क्रक्स ऑफ इट. फिर वही आगे मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर एलियनेशन, क्लास एलियनेशन. वो है कि इतनी ज़्यादा आप अपने आप को घुस चुके हो पैसा कमाने में, या कहीं मतलब कहीं पहुंचना है आपको, देयर सम रैट रेस, कि यू आर फीलिंग एलियनेशन आपको अपने काम से, फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर वर्क, फ्रॉम द प्रोडक्ट, फ्रॉम द पीपल अराउंड यू. हर चीज़ से आपको एलियनेशन हो रहा है. एंड यू आर नाउ बीइंग रूल्ड बाय क्लॉक टाइम्स, मतलब कितने घंटे काम करा, या कॉर्पोरेट भाषा में बोले तो लॉग इन लॉग आउट के बीच में जीवन कट रहा है आपका. फिर क्लास स्ट्रगल की बात है कि हमेशा एट एवरी स्टेज हिस्टोरिकल मटेरियल्स है, मतलब हिस्ट्री के एक स्टेज पे आप कौन सा भी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, अगर एग्रीकल्चर है तो भी उसमें एक क्लास स्ट्रगल है कि जो खेती कर रहा है और जिसकी ज़मीन है. अगर स्लेव वाला सिस्टम है तो उसमें भी देयर इज़ अ क्लास स्ट्रगल, जो मालिक है और जो गुलाम है. अगर आप ये इंडस्ट्रीज़ वाले कैपिटलिज्म वाले सेट में, उसमें भी क्लास स्ट्रगल है कि जिसकी फैक्ट्री है और जो एक्चुअल मशीन चला रहा है, हु मैन्स द मशीन. तो ये सब जो है कॉन्सेप्ट्स कार्ल मार्क्स ने दिए. फिर डर्कहाइम ने डिवीजन ऑफ लेबर की बात की. ये सब मतलब आगे डिटेल में, ठीक है. तो ये हमारे थिंकर्स की बात हो गई. अब जैसे ही आप थिंकर्स तक पहुंच जाते हैं ना, एक तो थिंकर्स तक पहुंचना ही बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि उससे पहले आपके दिमाग के सर्किट फूट जाते हैं कि यार ये क्या ले लिया. ठीक है. सो इसमें एक चीज़ और थी, कॉमन सेंस. वो नहीं, हाँ, एक शुरू में फर्स्ट का जो ये सी पार्ट है ना, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दो. तो अब जैसे अभी आपने मेरी बातें सुनी होगी तो आपको लग रहा होगा ऐसा क्या ही खास बता रही है, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं. तो वही लगा था उस समय भी लोगों को कि ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं. तो दैट इज़ ऑल्सो अ टॉपिक इन योर सिलेबस, जहाँ हम ये बात करते हैं कि ये सोशियोलॉजी इज़ नॉट जस्ट कॉमन सेंस. ठीक है. कॉमन सेंस आपकी होती है डे टू डे अंडरस्टैंडिंग, अनरिफ्लेक्टिव होती है वो, मतलब आप उसका ओरिजिन क्वेश्चन नहीं करते, ऐसा होता है तो ऐसे ही होता है बस, ठीक है. बट सोशियोलॉजी में आपने क्या वर्ड ध्यान रखना है कि इट इज़ सिस्टमैटिक मतलब इसका कुछ स्ट्रक्चर है, इसका एक सिस्टम है और सोसाइटी, एंड यू हैव टू हैव सर्टन सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिससे आप अपनी थ्योरीज आगे बना पाओगे. आप कॉमन सेंस के बेस पे आप कोई थ्योरी थोड़ी प्रपोज कर सकते हो. ठीक है. तो ये यहाँ तक पहुँच गए. अब जैसे 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां ये जो है, तो ये है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ, पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, रिलीजन एंड सोसाइटी, सिस्टम ऑफ किनशिप, 10 सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी. अब ये जो 5वें से 10वें तक का ये जो सिस्टम है ना, अगर आप चौथे तक यू शुड होल्ड योर हॉर्सेस. आपको चौथे तक बहुत ढंग से समझना है. जो आप चौथा क्रॉस कर गए बस फिर आप ये बाकी सब निकाल लोगे. जब जैसे स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी, अब वो सब जो सोशियोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है ना, ये अब वो अप्लाई कर रहा है अलग अलग जगह की. जो सोसाइटी है, समझ गए सोसाइटी होती है, तो सोसाइटी में अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे जिस पे आप स्ट्रैटिफिकेशन मतलब क्या, लेयर्स हैं ये समझ लो. तो आप कास्ट के बेसिस पे है या रेस के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे. एक तो इफ़ यू आर न्यू तो कास्ट, रेस, एथनिसिटी ये सब अलग अलग चीज़ें हैं. रेस और एथनिसिटी ये भी अलग अलग चीज़ें हैं. फिर स्टेट, तो इन सब चीज़ों में कैसे लेयर्स हैं अलग अलग. अब जहाँ पे भी लेयर हो गई या जहाँ पे भी कोई सीढ़ी का हिसाब आ जाता है, तो हमेशा हम क्या चाहते हैं, सीढ़ी को चढ़ना या उतरना, कुछ ना कुछ ऐसा मोस्टली चढ़ना ही चाहते हैं. तो जहाँ पे भी लेयर्स आ गई मतलब नीचे वाला ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो इस नीचे से ऊपर जाने की प्रक्रिया को ही बोल दिया जाता है मोबिलिटी, जो कि यहाँ लिखा है. अब नीचे से ऊपर जाने के लिए क्या क्या अलग अलग तरीके होंगे, वो उसका प्रमोशन कैसे होगा. अब कहीं पे भी आप देखो तो नीचे से ऊपर जाने के क्या बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं. कुछ इलीगल, कुछ लीगल, कुछ लोग अपने मेरिट से चले जाते हैं, कुछ लोग अपने कुछ रेफरेंस से चले जाते हैं. मतलब इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग वर्क्स. तो ये जो मोबिलिटी है ये किस बेसिस पे होती है. जैसे हम
मिडीवल टाइम्स में पढ़ते हैं, एंशिएंट टाइम्स में पढ़ते हैं। वो नहीं होता था कि नोबल्स में भी कोई किसी का ख़ास होता था तो उसको ज़्यादा बेटर मिल जाता, एम्परर ज़्यादा बेटर उनको चीज़ें देता था, ज़्यादा रेवेन्यू कंट्रोल रहता था। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये हो गई मोबिलिटी की बात। फिर वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ में वो बोलता है कि अभी जो अलग अलग सोसाइटीज़, जैसे मैंने अभी बात नहीं कि स्लेव, फ्यूडल, इंडस्ट्रियल, फिर फॉर्मल, इनफॉर्मल, अब सोसाइटी है फॉर्मल इनफॉर्मल तक बात पहुंची गई तो लेबर कैसे पीछे रह जाएगी, सो हाउ लेबर रिएक्ट, तो ये सब बातें इसमें करी जाएंगी। फिर पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी पे पहुंच जाते हैं। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी, जिसमें घुसने के लिए सारी जद्दोजहद चल रही है, प्रेशर ग्रुप्स। फिर उसके बाद पावर क्या है, मतलब पावर स्ट्रगल क्या है, पावर तक पहुंचने के लिए अलग अलग क्या लाइंस एंड फॉक्सेस, ये सब कुछ अलग अलग थ्योरीज़ हैं जिस पे बेसिकली आप समझो एक चीज़ है, ठीक है, एक चीज़ है, कोई भी एक चीज़ है। अब उसके ऊपर आपने कमेटी बिठा दी पढ़े लिखे लोगों की। अब वो पढ़े लिखे लोगों ने मारी अपनी अलग अलग थ्योरियाँ कि मैं तो ये कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ। उन्होंने जो जो कहा वो बन गई पूरी पॉपुलर चीज़ें। तो अब हमें उन्हें पढ़ना है। तो पावर के लिए भी कुछ स्पेशल अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो इन पढ़े लिखे लोगों ने दी, जो एप्लीकेबल होती हैं। इट्स जस्ट दैट कि हम अगर आप उसको वैसे रटने जाओगे तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप उसको समझ के एक बार अपने आसपास फ़िट करने की कोशिश करो। फिट हो ना हो कोई बात नहीं, बट अगर आप फिट करने की कोशिश भी करोगे तो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाएगी। फिर रिलीजन एंड सोसाइटी पे आते हैं। वही फिर से सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ रिलीजन। आप इस बात को लेके चलो कि एक असेंबली लाइन है, ठीक है, ये असेंबली लाइन है, यहाँ कुछ लोग हैं जो इंस्पेक्शन के लिए बैठे हैं। अब यहाँ से पहले आया पावर का डब्बा गया, इन सब लोगों ने इस पर चर्चा करी, कुछ फिर अपना एक कुछ डेटा दे दिया कि आगे ये, अब यहाँ हम बेचारे बैठे हैं, अब हम ऐसे बैठ के पढ़ेंगे। फिर ये डब्बा चला गया, फिर अगला डब्बा आता है, उस पर लिखा है रिलीजन। फिर इन पढ़े लिखे लोगों ने इस पर बहुत बातचीत करी, फिर अपना एक पर्चा दिया, अब हम उस पर्चे को पढ़ेंगे। तो ऐसे ऐसे करके आप समझो। फिर रिलीजन पे बात आ गई, ऐसी पॉलिटिक्स पे बात आ गई। फिर किनशिप में फैमिली के कितने प्रकार होते हैं, जॉइंट फैमिली। फिर डिसेंट कैसे होता है, मैट्रिलिनियल, पैट्रिलिनियल, पेट्रियार्कल, मेट्रियार्कल। फिर इनके एग्जाम्पल्स, कुछ ट्राइब्स के एग्जाम्पल्स, कुछ एथनोग्राफीज़, कुछ और बहुत ओवर एक्साइटेड पढ़े लिखे लोग थे तो वो इन सोसाइटीज़ के बीच में ही चले गए, इनसे इंटरेक्ट करने लगे। उन्होंने अपनी फिर वो सब जो भी इनकी ऑब्जर्वेशंस थी उनको लिखा है, जैसे अरुंटा ट्राइब्स के बारे में, और ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। एंड देन वी रीड दैम एंड देन वी अंडरस्टैंड कि उनकी सोसाइटी कैसे डेवलप करती थी, या क्या वहाँ पर हाउ थिंग्स यूज टू वर्क। फिर जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो ना, फिर एक इसमें आ जाएगा कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स। यहाँ गैप क्यों है मुझे नहीं पता। फिर यहाँ आ जाएगा एक कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स कि अब प्रेजेंट डे में कैसे चल रहा है। जैसे कोविड के टाइम पे हो गया था, वर्क फ्रॉम होम हो गया, तो कितना ज़्यादा घर के जैसे डायनेमिक्स बदल जाते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होने लग गया। या फिर जब आप अभी आप जैसे देखो, जैसे एआई आने लग गया तो कितना बदल गई हैं चीज़ें। मतलब आप किसी छोटे बच्चे को कुछ भी कहो, एक वो टाइम भी होता था कि लोग होमवर्क के लिए साइबर कैफ़े जाते थे कि प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा और वहाँ पे कुछ ही घंटे हम पैसे देंगे तो हम कंप्यूटर चला सकते हैं। फिर लोग बस लैपटॉप आने लग गए एंड देन डेटा बिकेम अ बिट चीपर। और अब तो इतना, पर उसमें भी फिर भी खुद हाथ पैर लगा के डेटा, मतलब वो इंटरनेट पे ढूंढना पड़ता था ना। अब तो वो भी नहीं है कि भाई एआई आ गया, फिर जनरेटिव एआई आ गया, बिल्कुल ही ख़त्म। सो नाउ ऑल ऑफ दैट इज़ हैपनिंग। तो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड जैसे अब जैसी कोई नई चीज़ आएगी, नई चीज़ फेंकी गई, ऊपर से गिरी, अब फिर से जो लोगों की कमेटी है ये उस पर, ये तो अब चर्चा करके चले गए हैं। पुराने लोग तो चले गए, प्रेजेंट लोग भी उस पर चर्चा करते हैं तो उसको कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स कह देते हैं, या हम खुद चर्चा करके अपने इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं पुराने जो पढ़े लिखे लोगों की जो बातें थी उनको फिट करके। फिर आएगा सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। अब जैसे ये सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी पे बात करोगे आप, तो मॉडर्न सोसाइटी में फिर होगा कि मॉडर्न की क्या डेफिनेशन है। इज़ मॉडर्न जस्ट कि आपने बहुत फैशनेबल कपड़े पहन लिए, या इज़ मॉडर्न और मॉडर्न इज़ कि आपकी उतनी मतलब मेंटल कैपेसिटी डेवलप हो गई है, आपके जो थॉट्स हैं वो बहुत रैशनल हैं। यू टॉक ऑफ इक्वालिटी, यू टॉक ऑफ लिबर्टी, यू टॉक ऑफ फ्रेटर्निटी। बेसिकली आप में सही में दम है, सही में आप मॉडर्न हैं, या बस ये आप ये ऊपर ऊपर की बातें करते हैं।
क्या आप सही में विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं? क्या आप सही में चाहते हैं कि विमेन आगे बढ़ें, या फिर आप अभी भी उसी थिंकिंग पे हैं कि औरतें चांद पे जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, लेकिन पहले 2 गोल रोटी और चाय बना कर जाएं? क्या आप अभी भी उसी मेंटालिटी के हैं? तो व्हाट इज़ मॉडर्न, ठीक है। फिर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, एजुकेशन एंड सोशल चेंज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सोशल चेंज, मतलब वही कि इन सब चीज़ों का फिर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट रहता है। तो ये दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ सोशोलॉजी। ये है आपका पेपर 1। पेपर 1 एक बार आप समझ गए, वो भी आप इस फ्लो में अगर आप समझ गए, ठीक है, तो आप ये बात कर ले जाओगे। आई हैव सीन इन मैनी प्लेसेस कि वो सडनली थिंकर्स पढ़ाने लग जाते हैं आउट ऑफ नोवेयर। अरे ये कैसी बात है, किसी को अगर कुछ भी नहीं पता वो थिंकर नहीं समझ पाएगा। अब मैं आपको इसका अगला स्टेप बताती हूँ। जब आप ये एक बार समझ गए, आपको बस 2-3 चीज़ें रखनी है अपने दिमाग में फिट। तो आप कहीं भी कुछ भी नहीं आता होगा ना, फिर भी अपने दिमाग से कुछ ना कुछ तो लिखाओगे। वो बातें ये हैं कि सोसाइटी तब इमर्ज हुई, सोशोलॉजी तब इमर्ज हुई जब सोसाइटी में उथल पुथल मच गई थी। उस उथल पुथल को समझने के लिए सोशोलॉजी का जन्म हुआ। तो सोशोलॉजी इज़ अ सिस्टेमैटिक स्टडी। ऐसे कुछ भी अलूल जलूल चीज़ों को जोड़ के एक सब्जेक्ट नहीं बना दिया गया, प्रॉपर इसमें थ्योरीज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सब, उसको बोला गया सोशोलॉजी। अब सोसाइटी में उथल पुथल मची ही क्यों थी? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया, इंटेलेक्चुअलिज्म की बातें होने लगी, साइंस का ये होने लग गया। अब ये सब चीज़ें होने लगी तो लोगों को लगा हाँ सब कुछ अच्छा है, बट इवेंचुअली दे रियलाइज कि अरे नहीं, इससे तो फैमिलीज टूट रही हैं, रिलेशंस टूट रहे हैं, बंदा एलियनेट हो रहा है। और अब हम जिस हाल में पहले थे, जिसे हम डार्क एजेस कहते हैं, जब कुछ भी ज्ञान का प्रकाश नहीं था, अब तो हम शायद उससे भी बुरे हाल में है। तो हम शायद उल्टा ही चलना चाहिए, वही ठीक था। फिर ये सब पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो इस पर बातें करने लगते हैं। पहला स्कूल इस्टेब्लिश करा जाता है, जैसे वो बहुत सारे स्कूल्स की बात होती है ना, जैसे शिकागो स्कूल और ये स्कूल और वो स्कूल। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं, अलग अलग लोग इस पे अपनी बातें चर्चा करते हैं। अब जब ये चर्चा करते हैं तो बेसिकली कोई भी एक कॉन्सेप्ट लिया जाता है, पावर का या फिर रिलीजन का या फिर मोड ऑफ प्रोडक्शन का, एक्शन का, ये सब जो है अलग अलग चीज़ें हैं, इन पर ही अपनी अपनी थ्योरीज देते हैं। इन थ्योरीज़ को अप्लाई किया जाता है बाकी सोसाइटी के कंपोनेंट्स को समझने के लिए कि पॉलिटिक्स कैसे चलती है, रिलीजन कैसे चलता है, ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, या फिर मॉडर्न सोसाइटी में मॉडर्न पहली बात तो है क्या, और फिर उसके बाद सोशल चेंज कैसे होता है। वंस यू आर थ्रू विद दिस, तो अब मैं आपको बताती हूँ, इन एनी क्वेश्चन दैट यू सी, पहले आपको इसका एक ऐसा लेआउट है कि पहले तो आप उसको समझाओ कि वो व्हाट इज़ इट। फिर व्हाट मतलब थोड़ा संक्षिप्त में, फिर उसके बाद आप उसके कुछ कंपोनेंट्स बताते हो। कंपोनेंट्स मतलब कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, थिंकर्स, इन्होंने इस पर अपनी क्या राय दी, या फिर कुछ उसके कुछ फैसेट्स पे आपने चर्चा कर दी कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, इसमें ये आता है। जैसे कि उस थिंकर ने भी देखो ऐसा कहा था, उसने भी ऐसा कहा था, उसने भी ऐसे आपने कर दिया। बट दिस इज़ जस्ट वन साइड ऑफ द कॉइन। नाउ आप क्रिटिसिज्म पे पहुँचते हो कि ऐसा कहा तो था, लेकिन इसमें ये कमी है जैसे इस थिंकर ने कहा है, इसमें वो कमी है जैसे इस थिंकर ने कहा है। नॉट जस्ट थिंकर, जैसे कि कोई रियल वर्ल्ड आप एग्जाम्पल लिख दो यहाँ पे, कि जैसे कि हम देखते हैं कि दिस इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल बाय दिस थ्योरी, ऐसी आपने कुछ क्रिटिसिज्म लिख दिया। अब आपने दोनों तरफ का लिख दिया, पर अब आप इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते। अब आपको कुछ नीचे लिखना पड़ेगा सिंथेसिस, जिसको हम बोल देते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में अगर तो आप बहुत ही शेर हो कि आपको किसी और थिंकर का सिंथेसिस का पॉइंट पता है, जिसने कोई भी एक्सट्रीम बात नहीं करी, दोनों ही बातों का मिलन किया, तो नथिंग लाइक दैट कि ऐसा है कि ना ये सही है ना नहीं ये सही है, एक्चुअली मिडिल ग्राउंड ऑफ दिस थ्योरी इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, तो वो लिख दो। या फिर कोई रियल वर्ल्ड की चीज़ आपने वो लिख दिया। ये सब तो खैर आगे बहुत डिटेल की बात है। बेसिकली ये है वो ढांचा जिस पे आपको काम करना होता है, जिस पे आपको चलना होता है। अब अगर आप एक बार इस थोड़ी सी कुछ मिनटों की स्टोरी को सुनकर अब आप पढ़ने लगोगे, आपको बहुत बेटर और क्लियरली समझ आने लगेगी बातें, दैट्स फॉर श्योर। अदरवाइज सारे लूज थ्रेड्स लगते हैं कि हम किधर को जा रहे हैं और हमें किधर जाना है। चाहे फिर आप वो NCERT ले लो, उसमें जैसे C.W. मिल्स के बारे में लिखा होगा, सोशलॉजिकल इमेजिनेशन,
या फॉर दैट मैटर आप कुछ भी ले लो कि सोशोलॉजी का बर्थ कैसे हुआ, ये सब चीज़ें टर्म्स के बारे में, या हाउ हाउ द इंडिविजुअल एंड द सोसाइटी इज रिलेटेड. जैसे सबसे स्पेशल फेवरेट वर्ड ऑफ सोशोलॉजी इज़ व्हाट, डायलेक्टिकली लिंक्ड. ये सब जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये आप तब समझ पाओगे जब व्हेन यू आर थ्रू विथ कि आपको क्या पढ़ना क्या है. ठीक है, समझ गए. ये बेसिक ढांचा अगर आप समझ चुके हो, सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको ये बढ़िया लगा तो आप मुझे बताइए. आई विल टॉक अबाउट दिस in this way about paper 2 also, and then we'll be starting with सोशोलॉजिकल डिसिप्लिन 1 by 1 करके जो हर एक टॉपिक को लिया जाएगा, एंड देन आई डिस्कस इन डिटेल कि हम उस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी कैन राइट, एंड उसका प्रेजेंट डे एप्लीकेशन क्या है, थिंकर्स ने क्या कहा है. बिकॉज मैंने काफ़ी इन सब चीज़ों को कंसोलिडेट करके अपने पास रखा है. सो ऑन दैट नोट आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, एंड प्लीज़ डू राइट बिलो एंड डू शेयर दिस वीडियो, एंड टेक केयर. ऑल द वेरी बेस्ट. बाय.